नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूथ पब्लिकेशन का लेखपाल ग्राम्य समाज एवं विकास को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम ये दोनों हो चुका है। आज हम ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से आपका अध्याय 3 है, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। इसे जूम कर लेते हैं। ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन के 2 भाग हैं, योजना और प्रबंधन। योजना क्या होता है? योजना भाग के तहत ग्राम विकास के लिए योजना प्रक्रिया, बहुस्तरीय योजना, जिला योजना, खंड स्तर योजना और ग्राम स्तर योजना शामिल है। ग्राम्य विकास के लिए योजना देखते हैं। विगत कुछ वर्षों में ग्राम विकास योजना को काफ़ी महत्व मिला है, जिसका कारण है विकास का लाभ समाज के अधिकांश वर्गों तक नहीं पहुंच पाना। योजना की आवश्यकता। योजना समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए कार्रवाइयों की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया है। योजना निर्माण अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि इससे हम निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सुस्पष्ट कार्यनीति बना सकते हैं। आगे है, योजना को 2 वर्गों समृद्ध और वितरणात्मक न्याय में बांटा जा सकता है, जहां समृद्ध का तात्पर्य संसाधन उपयोग के निर्धारित स्तर पर समय की प्राप्ति की प्रति इकाई में उत्पादन में वृद्धि से है। उत्पादन में वृद्धि संसाधन की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर होती है। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य यह है कि समृद्धि समाज में होती है। बढ़ी हुई समृद्धि से प्राप्त लाभ को समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों में अधिक समानतावादी तरीके से वितरित किया जाता है। आगे है आपका भारत में योजना की आवश्यकता। तो भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता आय और परिसंपत्ति के स्वामित्व में असमानता है। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानताएं और क्षेत्रों के विकास से जुड़ी हुई समस्याएं थीं। योजना के सिद्धांत और तकनीकी। सामाजिक न्याय की संकल्पना में समृद्धि योजना मॉडलों को अलग अलग क्षेत्रों अथवा स्थानीय क्षेत्रों को भी उनके ढांचे में शामिल किया जाने लगा। आगे है, क्षेत्रीय विकास योजना सिद्धांत। औद्योगिक रूप से विकसित पश्चिमी देशों में क्षेत्रीय विकास संबंधी दृष्टिकोण मुख्य रूप से समृद्धि मुखी थे। उनमें यह कल्पना की गई थी कि आधुनिक क्षेत्रक कार्यों द्वारा उच्च समृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उच्च समृद्धि पैदा करने की अवधारणा भिन्न भिन्न विकास सिद्धांतों या मॉडलों में अलग अलग थी। यहाँ पे देख लेते कौन कौन से मॉडल। विकास सिद्धांत और संबंध योजना मॉडल या दृष्टिकोण। एक तरफ आपका सिद्धांत है, दूसरे संबंध नीति या योजना मॉडल दृष्टिकोण। इसमें पहला है आर्थिक आधार गुणांक सिद्धांत हो जाएगा, आर्थिक आधार मॉडल गुणांक विश्लेषण। दूसरा है व्यापक आर्थिक समृद्धि। इसमें पहला दिया है आदान उत्पादन मॉडल। दूसरा है 3 वर्गीय योजना मॉडल या क्षेत्रकों या उद्योगों के लिए वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात। तीसरा है सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण। चौथा है पूंजीगत निवेश पर वापसी की आंतरिक दर उच्चतम सीमा तक बढ़ना। अब इसमें तीसरा देखते हैं ध्रुवित विकास विस्तार सिद्धांत, केंद्रीय स्थान सिद्धांत, नोदक फर्म संकल्पना। इसमें पढ़ लेते हैं समृद्ध ध्रुवीय केंद्र कार्य नीतियाँ में पहला दिया है मध्य आकार के शहर प्रमुख शहरों की ओर पलायन रोधक के रूप में। इसमें दूसरा है निम्न स्तर से विकास हेतु केंद्र बिंदुओं के तौर पर निम्न स्तर पर जनसंख्या केंद्र सिद्धांत। चौथा सिद्धांत देख लेते हैं आधुनिक नव क्लासिकी और मार्क्सवादी
अवस्था सिद्धांत इसमें दिया है। त्वरित शहरी आधार द्विक्षेत्रक समृद्धि मॉडल, बड़े पैमाने की पूंजी प्रधान संसाधन आधारित परियोजना। पांचवा सिद्धांत है कृषि भूमि उपयोग सिद्धांत, वान घूनेन मॉडल, कृषि भूमि उपयोग जोन में विभागीकरण या क्षेत्रीकरण का स्थानीय लाभों सहित। आगे है क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि आधुनिक क्षेत्रक कार्यों अथवा समृद्धि ध्रुवों द्वारा विकास की प्रक्रिया का विस्तार कर उत्पन्न की जा सकती है। आगे है आर्थिक आधार सिद्धांत, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में स्थानीय संसाधनों की भूमिका को मापते समय इस बात पर बल देते हैं कि उच्च समृद्धि प्राथमिक अथवा निर्यात के लिए माल उत्पादन करने संबंधित विनिर्माणकारी कार्यों से प्राप्त की जाती है। व्यापक क्षेत्रीय असंतुलन, आय की असमानता, समृद्धि की निम्न दर के साथ कृषि अर्थव्यवस्था और अत्यधिक बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी विकासशील देशों के लक्षण हैं। आगे दिया आपका ग्राम विकास योजना की प्रणालियाँ देख लेते हैं। विशेषकर चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में लघु स्तर योजना प्रणाली विकसित करने की दिशा में पर्याप्त काम हुआ। आयोग योजना ने जिला योजनाओं के निर्माण पर बल दिया और जिला योजना बनाने के संबंध में दिशा निर्देश एवं सुझाव दिया। जिला योजना के निर्माण का उद्देश्य जिले के उप क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले दीर्घकालिक आर्थिक कार्यकलापों और प्राकृतिक संसाधन का विकास संरक्षण करने के लिए भावी 15 से 20 वर्षों के लिए जाने वाले उपायों का निर्धारण करना है। अगला है आधारित संरचना सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं का निर्माण, कस्बों और शहरों की समृद्धि को इस तरीके से प्रोत्साहन करना जो जिले को पूर्व निर्धारित दिशा में विकास करने में सहायता हो। तत्कालिक समस्याओं, अल्पकालिक प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों की मौजूदा परिस्थितियों के विश्लेषण एवं यथार्थ मूल्यांकन के आधार पर अगले 5 वर्षों या 1 वर्ष के लिए एकीकृत कार्यक्रम योजना तैयार करना। अगला आपका दिया है समृद्धि केंद्र दृष्टिकोण, देख लेते हैं। समृद्धि केंद्र दृष्टिकोण के पीछे बुनियादी तर्क यह है कि आधारिक संरचना संबंधित सुविधाएं पैदा करने के लिए बढ़ते हुए संसाधनों को इन क्षेत्रों की ओर ले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। योजना में सुविधाओं का निर्धारण जनसंख्या के न्यूनतम स्तर पर ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ग्रामीण समृद्धि केंद्र संकल्पना का अभिप्राय निवेश के लिए आदर्श स्थान का पता लगाना और संबंधित क्षेत्र में उत्प्रेरित समृद्धि के लिए केंद्रित रूप से काम करना। अवस्थित निर्धारण सिद्धांतों और केंद्रीय स्थान सिद्धांत द्वारा इस दृष्टिकोण को मुख्य आधार प्रदान किया गया था। अवस्थित निर्धारण सिद्धांत में स्थानिक कारकों के महत्व पर बल दिया जाता है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत में उन समृद्ध केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो उनके आसपास के स्थानों में समृद्धि पैदा करते हैं। अगला क्षेत्र विकास दृष्टिकोण देख लेते हैं। क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण समृद्धि केंद्र दृष्टिकोण का विस्तार है। इस दृष्टिकोण में आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। क्षेत्र का एकीकृत विकास न केवल पर्याप्त आधारिक संरचना नेटवर्क के विकास पर निर्भर करता है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के कारकों को उत्पादन आधारित संरचना के लिए किस तरीके से सक्रिय किया गया है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र की गरीबी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रक कार्यकलापों के बीच और समृद्धि के स्थायित्व पैटर्न के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगला है इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास का दृष्टिकोण देख लेते हैं। ग्राम विकास दृष्टिकोण की आवश्यकताओं और ग्रामीण निर्धनता की समस्या से निपटने के लिए सरकारी नीति संदर्भ में ग्राम विकास की नई कार्यनीति एकीकृत ग्राम विकास दृष्टिकोण विकसित की गई।
छठवीं पंचवर्षीय योजना 1978 से 83 के प्रारूप में एकीकृत ग्राम विकास संकल्पना का उल्लेख किया गया है। आगे है विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं देख लेते हैं। विगत कुछ दशकों में नियोजित और निष्पादित ग्राम विकास कार्यक्रमों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है क्षेत्र आधारित कार्यक्रम और दूसरा है लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम। सघन या गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP और मरुस्थल विकास कार्यक्रम DDP ऐसे कुछ कार्यक्रम है। इसे क्षेत्र आधारित कार्यक्रम है। लक्ष्य समूहोन्मुखी कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP ग्रामीण समाज के निश्चित वर्गों की तरक्की के लिए है। अगला इसमें दिया है परियोजनाओं के लाभ और हानियां देख लेते हैं। उक्त परियोजनाओं के पहले लाभ हम पढ़ लेते हैं। विशिष्ट जनसंख्या समूहों और विकास संबंधित कठिनाइयों का पता लगाती है। बड़े पैमाने के प्रयासों का अनुभव प्रदान करने के लिए सीमित मात्रा में नवाचारी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए गहन सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती हैं। चुनिंदा प्राथमिकताओं पर संसाधन केंद्रित करती है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। इनमें कुछ हानियां देख लेते हैं। समग्र संरचनाओं की अवहेलना करती है और सामान्य रूप से विकसित होती हैं। बहुधा सामाजिक संरचना और स्थानिक चरों की अनदेखी करती है। आगे है हस्तक्षेप की विभाजित इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं। अंतः क्षेत्रों का सृजन करती हैं। सदैव अस्थायी विकास करने में असमर्थ है। भारत में ग्राम विकास योजना देख लेते हैं। वर्ष 1944 में कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने एक प्रलेख ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया प्रकाशित किया था। वर्ष 1934 में एन विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना प्रकाशित की थी, जिसमें राष्ट्रीय आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत में योजना का निर्माता कहा जाता है। भारत की योजना प्रक्रिया में पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं को सर्वाधिक सक्रिय प्रावस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। ये योजना के प्रारंभिक वर्ष देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 मूलतः कार्यक्रमों, लक्ष्यों और परिव्यय एक साथ रखने की सरल प्रक्रिया थी और इनसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू करके विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इस योजना को हेरोल्ड डॉमर मॉडल भी कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और पूंजीगत माल क्षेत्रक में रोजगार वृद्धि को बनाने पर जोर दिया गया। इस योजना को PC महालनोबिस मॉडल भी कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सामान्यतः औद्योगिकी योजना माना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को सूचीबद्ध प्राथमिकताओं में कृषि का प्रथम स्थान माना गया था। वर्ष 1966-69 में के बीच की अवधि को वार्षिक योजना प्रावस्था अथवा योजना अवकाश अवधि कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई कार्यनीति पर कार्यान्वयन शुरू हुआ और कृषि में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में भी उसके मुख्य लक्ष्य के रूप में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, बाद में जवाहर रोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पुनर्वितरण सहित समृद्धि था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन पर काफ़ी ध्यान दिया गया। इस योजना में उद्योगों ने आधुनिकीकरण की संकल्पना पर पुनः बल दिया।
8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भविष्य में उच्चतर विकास दर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादनकारी रोजगारों का सृजन करने एवं गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य क्रियाओं के विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर बल दिया गया। आगे आपका योजना प्रक्रिया देख लेते हैं। योजना प्रक्रिया निरूपित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग के चयन और विकास की सजग प्रक्रिया है। परिप्रेक्ष्य योजना देख लेते हैं। दीर्घकालिक समय सीमा की योजना प्रक्रिया परिप्रेक्ष्य योजना है। परिप्रेक्ष्य योजना के ढांचे में दीर्घकालिक समय सीमा के लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्य MNP और निर्धनता उन्मूलन 2 ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें इस संदर्भ में देखा जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। भारत में योजना का मुख्य माध्यम पंचवर्षीय योजना थी। वर्ष 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 1966 से 69 की अवधि में योजना अवकाश शुरू हुआ, जिनमें 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 को एक वर्ष पहले ही 1978 ईस्वी में समाप्त किया गया था। योजना के स्कीमें देख लेते हैं। योजना को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। स्कीमें 3 प्रकार की होती हैं: केंद्रीय स्कीमें, केंद्र प्रायोजित स्कीमें और राज्य क्षेत्रक स्कीमें। चूँकि आर्थिक और सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची के विषय हैं, इसलिए योजना स्कीमें राज्य योजना में और केंद्रीय योजना में भी होती हैं। केंद्रीय योजना में 2 प्रकार की योजनाएं स्कीमें हैं: केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें और केंद्र प्रायोजित स्कीमें। केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें वे हैं जिनका संपूर्ण वित्त पोषण और कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार एवं उसके संगठनों द्वारा किया जाता है। केंद्र प्रायोजित स्कीमें वे हैं जिनका वित्त पोषण पूर्णतः या अंशतः केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और कार्यान्वयन राज्यों या उनकी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। आगे है केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए केंद्र की सहायता की सीमा अलग अलग है। कुछ मामलों में यह 100% है तो कुछ मामलों में यह 75% या 50% है। अगला आपका है राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लिए संगठन। योजना आयोग देखते हैं। योजना आयोग देश में योजना प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए तकनीकी निकाय था। सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग में मुख्य कार्य थे: देश की सामग्री, पूंजी एवं मानव संसाधन का मूल्यांकन करना, देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावकारी और संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, तंत्र के स्वरूप का निर्धारण करना। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद नीति निर्धारण करने वाला सर्वोच्च निकाय है जो एकीकृत विकास प्रयास के रूप में संपूर्ण देश के लिए बनाई जाने वाली और कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं के लिए अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य हैं। अगला आपका देख लेते हैं राज्य स्तर पर योजना के लिए संगठन। तो राज्य योजना विभाग, प्रत्येक राज्य में योजना आयोग विभाग है जो पंचवर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं बनाने के लिए तथा योजनाओं के देखरेख, मॉनिटरिंग और अपनी मूल्यांकन स्कंधों के माध्यम से सामान्य मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है।
योजना विभाग मुख्य रूप से राज्य में विकास प्रयास समन्वय के लिए आगे है आर्थिक और सांख्यिकीय जनशक्ति और मूल्यांकन विभाग देख लेते हैं। आर्थिक और जनसांख्यिकी विभाग कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उनकी देख रेख मॉनिटरिंग करने के लिए राज्य और निचले स्तरों पर तकनीकी कार्मिक मुहैया करता है। आगे है आपका जिला योजना देख लेते हैं। विकेंद्रीकृत ढांचे में जिला योजना एक प्रकार की क्षेत्र आधारित योजना है। जिला योजना की जरूरत प्रशासन की मध्यवर्ती इकाई अर्थात जिला स्तर पर संभावनाओं के अधिक ब्यौरेवार विश्लेषण के राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की कमी पूरा करने के अनुकूलन बनाने के लिए निवेश संबंधित निर्णय लेने में सहायक होगी। जिला योजना की अवधारणा और विस्तार देख लेते हैं। जिला योजना अनिवार्यतः राज्य में विद्यमान परिस्थितियों की खास प्रवृत्ति की रचना अनुक्रिया होनी चाहिए। जिला योजना में काफ़ी लचीलापन होना चाहिए ताकि जिला योजना के वैचारिक ढांचे में समायोजन और संशोधन लागू किए जा सकें। जिला योजना कार्यक्षेत्र खुला होना चाहिए। इसमें जिले की सीमा से परे उपलब्ध सहबंधों की स्वीकार करना चाहिए। जिला योजना के घटक देख लेते हैं। जिला योजना के घटक स्थानिक घटक, आर्थिक घटक, सामाजिक घटक और प्रशासनिक घटक। जिला योजना का स्थानिक घटक ऐसा होना चाहिए जो स्थान निर्धारण संबंधित रूपरेखा द्वारा विकास कार्यक्रमों का दिशा निर्देश कर सके, वितरण न्याय सुनिश्चित कर सके और शहरी ग्रामीण एकता एवं अविच्छिन्नता उत्पन्न कर सके। आर्थिक घटक जिला योजना का मुख्य भाग होता है। जिला योजना की सफलता या असफलता प्रशासनिक घटक पर निर्भर करती है। बहुस्तरीय योजनाएं, विकेंद्रीकृत और बहुस्तरीय योजनाएं। विकेंद्रीकृत योजनाओं में योजना के निर्माण करने, अंगीकार करने, निष्पादन करने और पर्यवेक्षण करने संबंधित कार्य में क्षेत्रीय निकायों एवं स्थानिक उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। बहुस्तरीय योजना अनेक सुस्पष्ट क्षेत्र के स्तरों और एजेंसी स्तरों का उपयोग भली भांति समझे गए कार्यों के निष्पादन, उसी राज्य क्षेत्र में कार्य संचालन तथा ऐसे क्षेत्र के निवासियों के बीच कार्य संचालन है। विकेंद्रीकृत योजना नीचे से ऊपर की ओर की योजना निर्माण का द्योतक है तथा निचले एवं क्षैतिज स्तरों पर राजनीतिक और आर्थिक प्राधिकारी का विस्तार करती है। भारत में विकेंद्रीकरण योजना वर्ष 1972 में महाराष्ट्र और 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विकेंद्रीकरण योजना की शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजनाओं में विकेंद्रीकरण योजना लागू करने का प्रयास किया गया। योजना का बहुस्तरीय ढांचा देख लेते हैं। भारत के संविधान के संघीय स्वरूप में योजना के कम से कम 2 स्तर संघ और राज्य होने चाहिए। बहुलतावादी सामाजिक आर्थिक परितंत्र के फलस्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था और कुछ राज्यों के विशाल आकार को ध्यान में रखते हुए उप राज्य स्तर और लघु स्तरों पर भी योजना बनाना आवश्यक है। योजना के स्तर और प्रकार देख लेते हैं। इसमें है योजना स्तर, राजनीतिक, प्रशासनिक, क्षेत्रीय संतुलन भी है, अमूर्त क्षेत्रीय संतुलन और योजना की अवधारणा। योजना स्तर है बृहद स्तर राष्ट्रीय योजना, इसमें हो जाएगा राष्ट्र। अमूर्त क्षेत्रीय संतुलन में कुछ नहीं है। इसमें योजना की अवधारणा हो जाएगा केंद्रीय योजना, नीति आयोग, क्षेत्रक योजना। अगला है आपका मध्य स्तर उप राष्ट्रीय योजना या राज्य योजना। इसमें हो जाएगा राज्य संसाधन क्षेत्र, नदी, घाटी, महानगर क्षेत्र आदि हो जाएगा। अवधारणा होगा राज्य योजना या क्षेत्रक बजट या संबंधित योजना या क्षेत्रीय योजना या नगर और ग्राम योजना।
अगला है लघु स्तर विकेंद्रीकरण योजना। ये आपका जिला में हो जाएगा, क्षेत्र जिला योजना क्षेत्र विकास में हो जाएगा। खंड, उप क्षेत्र या लघु क्षेत्र, स्थानिक क्षेत्र, इसमें हो जाएगा लघु स्तर योजना या खंड स्तर योजना। ग्राम में हो जाएगा ग्राम उत्पादन योजना, लक्ष्य समूह हेतु योजना। आगे जिला योजना की प्रक्रिया देख लेते हैं। जिला योजना प्रक्रिया 4 प्रावस्थाएं होती हैं। योजना पूर्व प्रावस्था, योजना निर्माण प्रावस्था, कार्यान्वयन प्रावस्था और निगरानी एवं मूल्यांकन प्रावस्था। योजना पूर्व प्रावस्था देख लेते हैं क्या क्या है। जिला योजना आरंभ करने से पहले निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला योजना के कार्यक्षेत्र एवं विषयों का निर्धारण, समुचित मापदंड के अनुसार राज्य से जिले को संपूर्ण योजना राशि में से राशि का आवंटन, विकेंद्रीकरण हेतु कुछ प्रशासनिक उपाय करना, उपयुक्त जिला योजना तंत्र स्थापित करना, कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, राज्य स्तर पर जिला नियोजन इकाई स्थापित करना। अगला है योजना निर्माण प्रावस्था। योजना निर्माण प्रावस्था में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। जिला योजना के मुख्य उद्देश्यों का प्रतिपादन, जिला योजना हेतु आंकड़ों का संकलन, बुनियादी उद्देश्यों के संबंध में जिले की रूपरेखा तैयार करना, जिला योजना की मुख्य कार्यनीति तैयार करना, निर्धारित कार्यनीति के संदर्भ में मौजूदा कार्यक्रम और परियोजनाओं का विश्लेषण। कार्यान्वयन प्रावस्था, इसमें परियोजना और क्षेत्रक दृष्टिकोण को मूर्त रूप दिया जाता है। निगरानी एवं मूल्यांकन देख लेते हैं। इसमें जिला योजना की प्रगति की निगरानी यह देखने के लिए आवश्यक है कि क्या इसमें सम्मिलित की गई परियोजनाएं या स्कीमें उसी आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं जिस पर उन्हें बताया गया था। जिला योजना किसी विशेष प्रकार की समस्याओं पर आगे मार्ग निर्देशन के लिए इनका मूल्यांकन आवश्यक है। परिप्रेक्ष्य जिला योजना। परिप्रेक्ष्य जिला योजना का उद्देश्य जिले का दीर्घकालीन विकास होना चाहिए। विकास में क्षेत्रीय असमानताएं कम करने के लिए 10 से 15 वर्षों की परिप्रेक्ष्य जिला योजना की आवश्यकता होती है। परिप्रेक्ष्य जिला योजना के व्यापक ढांचे के अंतर्गत जिले की पंचवर्षीय योजना बनाई जानी चाहिए। वार्षिक जिला योजना देख लेते हैं। वार्षिक जिला योजना राज्य स्तर पर वार्षिक योजना और बजट से जुड़ा हुआ संक्रियात्मक कार्यक्रम है। वार्षिक जिला योजना में विचाराधीन वर्ष में जिला स्तर पर प्रस्तावित कार्यक्रमों के स्थानिक विस्तार और विषम स्तरीय तथा सम स्तरीय संबंध तैयार किए जाने चाहिए। खंड स्तर योजना देख लेते हैं। अर्थ एवं क्षेत्र। खंड योजना का अर्थ निर्धारित समय सीमा, चाहे यह एक ही हो या 5 वर्ष या इससे ज़्यादा समय की हो, के भीतर खंड के विकास की योजना बनाना है। खंड विकास योजना के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला है क्षेत्र विकास घटक और दूसरा है लक्षित समूह हेतु लाभार्थी मूलक कार्यक्रम। अगला पेज है। लाभार्थी मूलक कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के कुछ अत्यधिक सुविधा वंचित भाग को सीधे सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास है। खंड योजना के उद्देश्य हैं। खंड योजना का उद्देश्य जहां तक संभव हो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य से मिला जुला होना चाहिए। खंड योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। क्षेत्र में अत्यधिक विकास एवं सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार और आय में वृद्धि करना। विकास लाभ समता मूलक वितरण। क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना का निर्माण। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पहुंच का विस्तार करना। क्षेत्र में गरीब एवं पीड़ित लोगों के हितों को सुरक्षित करने के लिए संस्थाओं या संगठनों का निर्माण करना। क्षेत्र में समता आधारित संरचना की निधि स्वामित्व को प्रोत्साहन देना। तकनीक उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि और कौशल बढ़ाने में योगदान। क्षेत्र विकास के लिए खंड योजना
संसाधन विकास हेतु योजनाएं। संसाधन विकास की योजनाओं में शामिल योजनाएं हैं कृषि क्षेत्र, कृषि संबद्ध क्षेत्र जैसे वानिकी, बागवानी, पशुपालन आदि। अगला उद्योग और संरचना सुविधाएं हैं। ग्राम स्तर योजनाएं देख लेते हैं। ग्राम स्तर की योजना में ग्राम पंचायत ग्राम विकास से संबंधित कई विषयों पर कार्य करती हैं। ये विषय निम्नलिखित हैं। भवन निर्माण की नियमन, सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण से रक्षा, पुराने पेयजल स्रोतों को बनाए रखना, ठोस कचरे एकत्रीकरण एवं समापन और तरल कचरे के समापन का निर्धारण, पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था, रोगवाहकों का नियंत्रण, सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, गलियों में रोशनी की व्यवस्था, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, कृषि संबंधित कार्यक्रम। अगला है आपका आगे है गामी मूल्यांकन। परियोजना के कार्यान्वयन के साथ साथ मूल्यांकन। विकेंद्रीकृत योजना है। कई स्तरों पर योजना न कि केवल शीर्ष स्तर पर अर्थात केंद्र। वितरणात्मक न्याय, यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय की विकास के लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुँचे। आर्थिक आधार गुणक, इसमें हो जाएगा क्षेत्रीय गुणक के रूप में प्रयुक्त शब्द जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था पर क्षेत्र के आर्थिक आधार में परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्याशित मूल्यांकन होगा वास्तविक या मुख्य कार्य शुरू करने से पहले किया गया मूल्यांकन अर्थात वास्तविक परियोजना चालू करने से पहले। यथार्थ मूल्यांकन होगा कार्य समापन के बाद किया गया मूल्यांकन अर्थात परियोजना कुछ या सभी प्रावस्थाएं पूरी होने के बाद के कार्यान्वयन किया गया मूल्यांकन। प्रवाह हो जाएगा समय की इकाई की अवधि के दौरान उत्पादन। समृद्धि हो जाएगा उत्पादन या समय के प्रति इकाई संख्या में समृद्धि। वृद्धि ध्रुव केंद्र होगा क्षेत्र में त्वरित समृद्धि करने वाले ध्रुवों के रूप में कार्य करने वाले नोडल केंद्रों पर सृजित समृद्धि। आदान प्रदान मॉडल, ऐसा आर्थिक मॉडल जो उत्पादों का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के आदानों की क्षमता पर आधारित हो। आदानों के उपयोग द्वारा सृजित की गुणवत्ता आदान उत्पादन के अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है। पूंजी वृद्धि पूंजी उत्पाद अनुपात देख लेते हैं। पूंजी की वह राशि जिसके फलस्वरूप एक इकाई द्वारा उत्पादन बढ़ता है। गुणक क्या होता है? गुणक हो जाएगा यह अर्थशास्त्र का शब्द है जिसका अर्थ अर्थव्यवस्था में शुरू किया गया कोई भी निवेश आमतौर पर अपने से अधिक अनुपात से आय में वृद्धि उत्पन्न करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप अपने मूल निवेश के कुछ गुणा बढ़ती है। गुणक का मूल्य किए गए निवेश को कोटि और स्वरूप पर निर्भर करता है। ध्रुवीकृत विकास, दो विरोधी गुणों का विकास। परियोजना में हो जाएगा परस्पर संबंध कार्यकलापों का समयबद्ध पैकेज। अगला है पेज प्रबंधन देख लेते हैं। प्रबंधन भाग में ग्राम विकास परियोजनाओं के प्रबंधन में मुद्दे, परियोजना आयाम, पहचान एवं निर्माण, परियोजना मूल्यांकन, तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना कार्यान्वयन, विकास परियोजनाओं की निगरानी और परियोजना मूल्यांकन शामिल है। ग्राम विकास परियोजनाओं के संबंध में मुद्दे देख लेते हैं। इसमें प्रबंध अवधारणा। प्रबंध एक सार्वदेशिक प्रक्रिया है। यह केवल कारखाने या दुकान या कार्यालय तक सीमित नहीं है। यह सभी संगठनों में क्रियात्मक बल है और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रबंधन व्यावसायिक संगठनों के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना सरकारी उद्यमों और विभागों के लिए। प्रबंधन एक बहु परियोजनीय अंग है जो व्यापार का प्रबंध
करता है, प्रबंधक का प्रबंध करता है और कामगार तथा कार्य का प्रबंधन करता है। आगे प्रशासन और प्रबंधन में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रशासन और एक तरफ है प्रबंधन। तो प्रशासन प्रभावी निर्देशन सुनिश्चित करता है, प्रबंधन हो जाएगा प्रभावी कार्य निष्पादन सुनिश्चित करता है। इसमें हो जाएगा संगठन की युक्ति निकालता है, तो ये हो जाएगा संगठन का उपयोग करता है। प्रशासन में हो जाएगा लक्ष्यों को निर्धारित करता है, प्रबंधन हो जाएगा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन में हो जाएगा वित्त उत्पादन और वितरण का समन्वय, तो इसमें हो जाएगा लक्ष्य पूरा करने के लिए अन्य के कार्यों का समन्वय करता है। इसमें हो जाएगा मार्ग निर्देशन एवं नेतृत्व प्रदान करता है और नियंत्रण करता है। तो इसमें हो जाएगा लोगों के साथ कार्य करके काम करवाता है और संगठित तरीके में अन्य संसाधनों का प्रयोग करता है। अगला है प्रबंध की प्रक्रिया देख लेते हैं। विशिष्ट प्रकार की प्रबंध प्रक्रिया के निम्नलिखित मूल कार्य हैं: योजना बनाना, संगठन करना, स्टाफ की व्यवस्था करना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना। आगे है बजट बनाना, नियंत्रण कार्य हो जाएगा। योजना बनाना भविष्य के लिए होती है और संगठन की दिशा को निर्धारित करती है। एक प्रकार की संगठित दूरदृष्टि तथा सुधारात्मक पुनर्लोकन भी है। संगठित करना निम्नलिखित शामिल है। इसमें देख लेते हैं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यों का निर्धारण, संचालनीय इकाइयों में कार्यकलाप का समूह, कार्यकलापों के ऐसे समूह को प्रबंधों को सौंपना, स्टाफ व्यवस्था प्रबंधकीय और गैर प्रबंधकीय दोनों स्तरों पर प्रयुक्त कार्यबल को लेने एवं बनाए रखने का प्रकार्य है। निर्देशन कार्य वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा तथा पर्यवेक्षण से संबंधित है। किसी संगठन के विभिन्न विभागों को प्रदत्त प्रबंधन संबंधित कार्यकलापों को उनके उद्देश्यों के दृष्टिकोण से समन्वय की आवश्यकता होती है। प्रभावशाली और समय से कार्य निष्पादन के लिए प्रबंधन को एक अच्छी रिपोर्ट प्रणाली बनानी चाहिए। बजट बनाना संगठन के कार्यों के लिए संसाधनों के आवंटन को दर्शाता है। घटनाएं पूर्व नियोजित पथ से विचलित नहीं हो, इसलिए नियंत्रण आवश्यक है। अगला है ग्राम विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन। इसमें देख लेते हैं प्रबंधन के मुख्य कार्यों में से एक है प्रभावी कार्य निष्पादन या कार्यान्वयन। कार्यान्वयन को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा कतिपय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यकलापों का समूह पूरा किया जाता है। कार्यान्वयन की प्रावस्थाएं देख लेते हैं। कार्यान्वयन की दो उप प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है प्रचालन पूर्व प्रावस्था और दूसरा है प्रचालन प्रावस्था। प्रचालन पूर्व प्रावस्था तब शुरू होती है जब व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो जाती है, वित्त की व्यवस्था होती है, परियोजना के विभिन्न घटकों के स्थापित होने तथा उनका काम आरंभ होने के बाद प्रचालन पूर्व प्रावस्था समाप्त होती है। प्रचालन प्रावस्था में परियोजना प्रबंध के उद्देश्य हैं समय पर परियोजना पूरी करना, दूसरा है अपेक्षित लागत के अंदर परियोजना पूरी करना। कार्यान्वयन का प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। इसमें दिया है कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें क्या क्या हो जाएंगे, इसमें आपका कार्य विकास प्रबंध के लिए तकनीकी कारकों के ज्ञान और उन्हें व्यवस्थित रखने के तरीकों को भी जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक और वित्तीय कारक ऋण, आर्थिक सहायता, मूल्य निर्धारण, संसाधनों का विकल्प आदि को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है।
वाणिज्यिक कारक उत्पादनों का विपणन और आदानों की आपूर्ति से संबंधित हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में परंपरा, जाति एवं नातेदारी पैटर्न, सामाजिक प्रथाएं आदि शामिल हैं। आगे है राजनीतिक कारकों में शक्ति संरचना, प्रभावशील समूह, नेतृत्व पैटर्न आदि शामिल है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन उस सीमा तक प्रभावित होंगे जिस सीमा तक संगठनात्मक और प्रबंधकीय उद्देश्य तथा कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए होंगे। परियोजना के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी का बहुत महत्व है, इसलिए परियोजना का लक्ष्य लोगों की भागीदारी प्राप्त करना होना चाहिए। कार्यान्वयन में उनकी एजेंसियां शामिल होती हैं, इसलिए क्षैतिजिक एवं ऊर्ध्वाधर दोनों समाकलन तथा संयोजक अत्यंत आवश्यक हैं। कार्यान्वयन में देरी देख लेते हैं। परियोजना की कार्यान्वयन प्रावस्था में आने वाली सबसे मुख्य समस्या है कार्य निष्पादन कार्यान्वयन में देरी। कार्यान्वयन में देरी के आंतरिक कारण निम्नलिखित हैं। गलत और अपर्याप्त सूचना पर आधारित अपर्याप्त योजना, पर्याप्त वित्त व्यवस्था, अनुपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन, कार्यकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी, शक्ति के प्रत्यायोजन का अभाव, उत्तरदायित्व पर अधिक बल, कमजोर औद्योगिक संबंध, एजेंटों का गलत चयन, लोगों की सहभागिता का अभाव। कार्यान्वयन में देरी के बाहरी कारक निम्नलिखित हैं। बाहरी कारक देख लेते हैं। आदानों की समस्या, परिवहन समस्या, वरिष्ठ स्तर पर प्रशासन में बार बार परिवर्तन। परियोजना आयाम, पहचान और निर्माण इसमें देख लेते हैं। परियोजना का पहला आयाम है कार्यकलाप समूह या कार्यकलाप का वह स्वरूप जिससे यह संबंध है। यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वीकृत सबसे अधिक आधारभूत आयाम है। इन्हीं भी समूहों में परिवर्तन या संशोधन के फलस्वरूप परिवर्तन की दिशा का मूल्यांकन उचित ढंग से किया जाना आवश्यक है तथा इसकी पहचान और संशोधन करते समय परिणामी कार्यविधि अनुसरण करना होता है। परियोजना एक निश्चित कालावधि में कतिपय सामाजिक वर्ग के विकास के लिए योजनाबद्ध हस्तक्षेप है, इसलिए संभावित लाभार्थी वर्ग के हित परियोजना का एक आयाम बनता है। परियोजना में पूंजी संरचना के फलस्वरूप वित्तीय हित भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परियोजनाओं में अंशदाताओं के शेयर के अनुसार हित भिन्न भिन्न होंगे। पूंजी संरचना निर्धारण परियोजना में निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित निवेश में शेयर द्वारा किया जाता है, इसलिए पूंजी संरचना परियोजना का महत्वपूर्ण आयाम है। आगे आपका परियोजना पहचान की प्रक्रिया देख लेते हैं। परियोजना की पहचान की प्रक्रिया विचार की अवधारणा से शुरू होती है, जिसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। भौतिक अवस्थित विन्यास, संरेखण आदि सहित इसकी तकनीकी विशेषताएं, कच्चे माल एवं ऊर्जा की वास्तविक तथा संभावित उपलब्धता, अपेक्षित मुख्य जनशक्ति, संभावित परियोजना द्वारा उत्पादित माल या सेवाओं की स्थानीय मांग आदि। परियोजना निर्माण की प्रक्रिया। परियोजना निर्माण के समय पहचान किए जाने वाले परियोजना क्षेत्र की विशेषताओं के ब्यौरे। परियोजना निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। परियोजना विवरण, घटकों के ब्यौरे, कार्य और सामान्य सुविधाएं, परियोजना की प्रावस्था का निर्धारण, लागत अनुमान एवं वित्त पोषण, उत्पादन, बाजार और वित्तीय संभावनाएं, लाभ और औचित्य। अगला आपका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR, इसमें देख लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार अनुभव के आधार पर सामान्य कृषि परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एकल स्पेस पर अंकित प्रटंकित
प्रति लगभग 25 पृष्ठों की होनी चाहिए। समृद्ध ग्राम विकास के लिए रिपोर्ट 50 पृष्ठों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारांश एवं निष्कर्ष अनुमान में बहुत संक्षेप में परियोजना के निर्वाह तत्व दिए जाने चाहिए। अगला है आपका प्रस्तावना अनुभाग में परियोजना की कल्पना की उद्भव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की उत्तरदायी एजेंसी का उल्लेख होना चाहिए। पृष्ठभूमि भाग पर्यावरण, प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक के संबंध में परियोजना की रूपरेखा के लिए। आगे है परियोजना का तर्काधार भाग में पहले चर्चा की गई प्रक्रिया पर आधारित महत्वपूर्ण चर्चा दी जानी चाहिए। संगठन एवं प्रबंध भाग में परियोजना के भिन्न भिन्न पहलुओं के लिए कार्यान्वयन एवं परिवीक्षण एजेंसियों का वर्णन होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा कर ले ताकि पूरा दिखे। यहाँ पे आपका है कि परियोजना क्षेत्र कौन कौन से आपके भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, आधारिक संरचना और संरचना। ठीक है, भौतिक में आपका क्या है, भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु, भूस्थलाकृत और जल संसाधन। आर्थिक में आपका क्या क्या हो जाएगा, कृषि और पशुधन संसाधन, भूमि उपयोग का पैटर्न, आदान आपूर्ति और उत्पाद मार्केट, अन्य आर्थिक कार्यकलाप। सामाजिक में आपका हो जाएगा पट्टेदारी और जोत का आकार, जनसंख्या, आप्रवासन, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा अन्य हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आधारिक संरचना में हो जाएगा आपका सड़कें, बिजली, संचार हो जाएगा और संरचना में हो जाएगा फाइनेंशियल और मार्केट, ये हो जाएंगे। आगे है आपका परियोजना मूल्यांकन तकनीक व्यवहार्यता। ठीक है, विकास परियोजना की पहली आधारभूत और सार्वदेशिक विशेषता यह है कि तकनीकी संबंध कतिपय उत्पादों में कतिपय आदानों की भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को निरूपित किया करता है। परियोजना की यह विशेषता अपरिवर्तनीय है और भले ही परियोजना कभी भी स्थित हो, कोई भी इसका वित्त पोषण करे या इससे लाभ प्राप्त करे। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। प्रक्रिया के रूपांतरित आदानों का एक दूसरे से और परिणामी उत्पादों से भी निश्चित संबंध होता है। ये दोनों संबंध कारक और कारक उत्पाद संबंधों के रूप में जाने जाते हैं। उत्पाद की एक से अधिक इकाइयों के लिए प्रक्रिया का स्तर था पैमाना तदनुसार बढ़ाया जाता है। भौतिक रूपांतरण के कई कार्य होते हैं जहां और जब प्रक्रिया का पैमाना बढ़ाया जाता है, उत्पाद समानुपातिक रूप से बढ़ाया जाता है, परंतु आदानों में बचत होती है। अगला आर्थिक व्यवहार्यता देख लेते हैं। तो आर्थिक व्यवहार्यता में आपका हो जाएगा आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण परियोजना विकल्पों की आर्थिक कार्यक्षमता का परिणात्मक आकलन है। आर्थिक विश्लेषण में वित्तीय अथवा आर्थिक औचित्य के आधार पर विकल्पों की तुलना करने तथा उनमें से किसी एक के चयन की तकनीकों को अपनाया जाता है। आर्थिक कार्यकुशलता आर्थिक कार्यक्षमता की व्युत्पत्ति परियोजना के आदतों और उत्पादों के प्राथमिक वर्गों से होती है। आगे है आर्थिक कार्यकुशलता मापदंड। क्योंकि एक व्युत्पन्न मूल्य अवधारणा है, इसलिए वह एक संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय व्यवहार्यता सामान्यतः वित्तीय व्यवहार्यता को परियोजना की अनिवार्यता अथवा देयताओं से निपटने या पूर्ति की क्षमता के रूप में
परिभाषित किया जाता है। वित्तीय व्यवहार्यता की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। वाणिज्य दृष्टिकोण, दूसरा है आंशिक वाणिज्यिक दृष्टिकोण, तीसरा है नकदी प्रवाह वितरण। वित्तीय व्यवहार्यता के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले 3 संकेतक भुगतान, वापसी अवधि, निवेश पर औसत प्रतिलाभ और प्रतिलाभ की वित्तीय दर। अगला परियोजना कार्यान्वयन या कार्यकलाप योजना नेटवर्क विश्लेषण देख लेते हैं। प्रत्येक ग्राम विकास परियोजना का कार्यान्वयन समय अनुसूची की सहायता से होना चाहिए और लागत वृद्धि न्यूनतम करने तथा अतिरिक्त समय न देने के लिए प्रभावी प्रबंध होना चाहिए। प्रबंध की प्रक्रिया में सामान्यतः संगठित करने, स्टाफ की व्यवस्था करने और निर्देश देने संबंधित कार्य होते हैं। प्रबंध का पहला कार्य योजना निर्माण है। योजना निर्माण कार्य के निम्नलिखित सोपान हैं। परियोजना के अधीन किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार करना, कार्यकलाप के तार्किक क्रम का निर्धारण। आगे है परियोजना में प्रत्येक कार्यकलाप हेतु अपेक्षित समय की निश्चित समय अवधि का अनुमान, प्रवाह आरेख के रूप में कार्यकलाप का संयोजन, प्रवाह आरेख का विश्लेषण। नेटवर्क विश्लेषण में प्रतीकों, अग्रवर्ती, पश्चवर्ती संचालनों आदि का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क विश्लेषण के 2 भाग हैं, पूर्वतम कार्य संपन्न समय और उद्यतम कार्य संपन्न समय। विकास परियोजना की निगरानी मूलतः तत्काल सूचना प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराकर प्रबंधकीय निर्णय करने का साधन है। यह प्रारंभिक समस्याओं का पता लगाने तथा पिछड़ रहे क्षेत्रों संबंध सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करता है। यह परियोजना की चालू पारिस्थितिकी का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी प्रदान करता है। सूचना प्रणाली देख लेते हैं। किसी भी मध्यावधि सुधारों या प्रबंधकीय निर्णयों के लिए परियोजना प्रबंधक को सूचना की आवश्यकता होती है। निगरानी के लिए सूचना का विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण में परियोजना की परिस्थिति के निष्कर्ष होना चाहिए। परियोजना निगरानी के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित मापदंड की पूर्ति होनी चाहिए। सूचना विश्वसनीय हो, सूचना उस विशेष परिस्थिति से संगत होनी चाहिए जिसकी निगरानी की गई है, सूचना समय पर उपलब्ध होनी चाहिए, सूचना तालिका या फॉर्मेट में होनी चाहिए। परियोजना मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन आधुनिक प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रकार है। मूल्यांकन के द्वारा कार्यक्रम के प्रभाव से उल्लिखित उद्देश्यों के बारे में पता चलता है। जब परियोजना के वितरण भविष्य के लिए आकलित किए जाते हैं तो पूर्व मूल्यांकन पूर्ववर्ती मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन मूल रूप से पश्चवर्ती प्रक्रिया है, जब परियोजना कार्यान्वित की जा चुकी है और संबंधित कार्यकलाप पूरे हो चुके हैं। मूल्यांकन का अभिप्राय। मूल्यांकन नीति निर्माताओं को विभिन्न कार्यक्रमों तथा उनकी सुसंगतता, संपूर्ण विकास उद्देश्य, कुशलता, प्रभावकारिता एवं प्रभाव का निर्धारण करने में सहायता करता है। यह भविष्य में कार्यक्रमों और अच्छे ढंग से तैयार करने और प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन में सहायता करता है। मूल्यांकन वर्तमान निर्णयों, कार्यक्रम अभिरुचियों की लंबी अवधि तक की मंशाओं का निर्धारण में सहायता करता है। मूल्यांकन के उद्देश्य देख लेते हैं। उल्लिखित उद्देश्यों, लक्ष्यों की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में गुणवत्ता एवं परिणात्मक पहलुओं की उन्नति का माप करना, आदानों का उत्पाद परिवर्तन एवं प्रबंधन उपकरणों की कुशलता की प्रक्रिया कुशलता का निर्धारण, किसी भी प्रक्रिया की गति को तेज और मंद करने के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करना, निर्णय निर्माताओं पुनर्निवेशन फीडबैक देना जिससे नीति एवं कार्यक्रम के उद्देश्य एवं परिचालक पहलुओं में जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो संशोधन करने में सहायता मिल सके। आयाम देख लेते हैं
कि मूल्यांकन को अब संपूर्ण योजना प्रणाली का अभिन्न अंग तथा विकास प्रशासन का मुख्य घटक माना जाता है। मूल्यांकन कार्य निष्पादन अथवा उपलब्धि का लेखा परीक्षा है जो कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन एवं प्रभाव से जुड़े कार्यकलापों से समूचे विस्तार का निर्धारण करता है तथा पूर्वानुमानित परिणामों से प्रक्षेपित परिणामों की तुलना करता है। मूल्यांकन के संबंध देख लेते हैं। मूल्यांकन का संबंध निम्नलिखित बातों से है। मूल्यांकन का संबंध परिणाम या उत्पाद के निर्धारण से है और यह कार्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। कभी कभी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य परियोजना कुशलता की माप करना है। परियोजना की कुशलता के दो मापदंड हैं। लागत कुशलता को लागत की प्रति इकाई उत्पाद के रूप में व्यक्त करना। परियोजना प्रभावकारिता की माप को प्रयास की प्रति इकाई उत्पाद के रूप में मापना। कभी कभी मूल्यांकन उद्देश्यमूलक होता है जिसमें उस आधारित उद्देश्य पर बल दिया जाता है जिसके लिए परियोजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। उद्देश्यमूलक मूल्यांकन के दो मुख्य प्रकार हैं, रूपात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला है आपका मूल्यांकन के लिए पूर्व शर्तें क्या हैं। तो परियोजना के उद्देश्यों का स्पष्ट विनिर्देशन और इसके संभावित प्रभाव, परिणामों की तुलना के लिए मानदंड की स्थापना, आंकड़ा संग्रह एवं विश्लेषण की तकनीक का चुनाव। मूल्यांकन के लिए 5 मानदंडों को अपनाया जाता है जो है प्रयत्न, प्रयास, कार्य निष्पादन, पर्याप्तता, कुशलता और प्रक्रिया। शब्दावली में देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रस्तावित परियोजना के मूल्य, गुणवत्ता अथवा स्थिति ब्यौरे तैयार करने का कार्य है। प्रत्याशित होगा परियोजना को वास्तव में प्रचालित किए जाने से पहले की अवधि। योजना की समय सीमा क्या है। तो योजना अवधि की समय सीमा उदाहरण के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1990 थी। परियोजना चर परियोजनाएं भिन्न भिन्न रूप से एक से उत्पाद दे सकती है। तकनीक व्यवहार्यता भौतिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिनमें कतिपय उत्पादों का निर्माण कतिपय आदानों से होता है। पूंजी संरचना विभिन्न एजेंसियों द्वारा निवेश में शेयर, केंद्रीय स्थान, मुख्य भौतिक और संस्थागत आधारित संरचना, सुविधाओं की अवस्थिति। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तावित रिपोर्ट के बारे में ब्यूरो की रिपोर्ट। समृद्धि केंद्र ऐसा स्थान जहां एक या अधिक आर्थिक गतिविधियां स्थित हैं और जो निकटवर्ती स्थानों की अपेक्षा तेजी से विकसित होती हैं। आगे है परियोजना पहचान विकल्पों को अस्वीकृत करने के बाद बुनियादी कल्पना का विस्तार। यह उस तकनीकी से लिया जाता है जो निवेश की कार्यनीति को प्रस्तावित निश्चित निवेश में बदलता है। अगला है आर्थिक व्यवहार्यता। व्यवहार्य परियोजना विकल्पों की आर्थिक कार्य क्षमता, परिणात्मक आकलन, लाभ लागत अनुपात देख लेते हैं। लाभ के वर्तमान मूल्य में लागत के वर्तमान मूल्य का अनुपात। अगला है आपका मूल्य ह्रास। लगातार इस्तेमाल, टूट फूट तथा पुरानी पड़ने के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी। बट्टा दर है वह दर जिस पर भावी मूल्य को कटौती की जाती है। आय की आंतरिक दर वह बट्टा दर जिस पर शुद्ध वर्तमान मूल्य शून्य के समान निकलता है। सीमांत हो जाएगा अंतिम अतिरिक्त इकाई सकारात्मक या नकारात्मक के संबंध में। सुग्रहिता सकारात्मक तथा नकारात्मक परिवर्तन के प्रभाव की मात्रा। छाया कीमत यह कीमत जो आदानों तथा उत्पाद के वास्तविक स्रोत मूल्य को व्यक्त करे। वित्तीय व्यवहार्यता परियोजना की क्षमता जिससे परियोजना की नकद
अनिवार्यता या देयताओं की पूर्ति हो जाए। निवेश पर औसत प्रति लाभ, निवेश द्वारा उत्पादित औसत उत्पादन या कुल लाभ। अगला है नकदी प्रवाह वितरण। परियोजना की प्रति वर्ष की संभावित नकदी प्राप्ति और भुगतान को दर्शाने वाला रोकड़ खाता। प्रति लाभ की वित्तीय दर, नकदी प्रवाह वितरण से आंतरिक रूप से प्राप्त बट्टे की दर जिस पर निवेश का एनपीवी शून्य के बराबर होता है। भुगतान आपसी अवधि या आपूर्ति अवधि, वह अवधि जिसमें परियोजना पर लगाया गया प्रारंभिक निवेश वसूल किया जाता है। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की, कब की थी? तो ये हो जाएगा आपका 15 नवंबर को। अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 1921 में किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2021 सबकी योजना सबका विकास और बाई वेट ग्राम सभा डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में तीसरा राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। 9 अगस्त 1921 में भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा में। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की योजना है? तो ये आपका हो जाएगा 40,000 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी। यह मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो ये 9 दिसंबर 2020 को दी गई थी। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये आपका 16.5 लाख करोड़ कर दिया गया। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि होगी? तो ये हो जाएगा वर्ष 2020 से 23। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें अगला देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा आपका कोविड के दौरान वित्त आयोग। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इस योजना की यह शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी? तो ये आपका किस स्थान पे हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन की पहचान करें। तो ये आपका हो जाएगा कि योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लागू किया गया? तो ये आपका 11 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये श्री निकेतन योजना प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को सर्वप्रथम देश के कितने पिछड़े जिलों में लागू किया? इसमें ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई? ई गवर्नेंस परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ये आपका हो जाएगा 2006। ठीक है।
तीसरा अध्याय भी आपका समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।